हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। दोस्तों, ये कहानी शीनो की है, जो कि एक बार मर के दोबारा जिंदा हो चुका है, पर इसके लिए उसे कारासुमा नाम के एक डीमन को अपने शरीर में जगह देनी पड़ी। और वहीं डीमन की वजह से शीनो अब हमेशा के लिए एक बच्चे के रूप में रह जाता है। एक दिन इम्पेरिया चर्च के लोगों को मालूम पड़ जाता है कि कैसे शीनो के अंदर कारासुमा नाम का एक डीमन मौजूद है, जिसकी वो तलाश कर रहे थे। और इसीलिए फिर वो उसे हासिल करने के लिए शीनो और उसके भाई पर हमला करवा देते हैं। और इसी बीच उन लोगों ने शीनो की बहन को भी किडनैप कर लिया था। आखिर क्या शीनो अपनी बहन को वापस ला पाएगा? आखिर वो इम्पीरियल कोर्ट के लोग उस डीमन से क्या चाहते हैं? जानने के लिए हमारी आज की ये सीरीज को देखते रहिए। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत में हम एक विलेज को देखते हैं जो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है और वहीं हर तरफ आग लगा हुआ है। इसी बीच हम शीनो और उसके भाई बहन को देखते हैं जो कि इस हादसे के शिकार हो चुके हैं। वहीं कहानी का प्रोटैगनिस्ट शीनो भी इस हादसे का शिकार हो चुका है। वो इस बात से निराश है कि वो अपनी लाइफ में सब कुछ खो चुका है। वो इस कदर पड़ा हुआ था कि उसकी बहन हामाजी उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। वहीं उसका भाई कोसुके भी बेहोश पड़ा हुआ था। इधर शीनो अपने लाइफ के आखिरी पलों को याद कर रहा था कि तभी वहाँ पर एक अनजान व्यक्ति आता है और वो शीनो को दोबारा जिंदा करने के लिए तैयार हो जाता है। मगर यहाँ पर वो कहता है कि कैसे इसके लिए उसे अपनी जिंदगी के साथ कुछ खिलवाड़ करना होगा। फिर इसी तरह कई साल बीत जाते हैं और हम शीनो को जंगल में मौज मस्ती करते हुए देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके बुलाने पर एक क्रो तक आ जाता है जिसका नाम कुरुसामे होता है। और शीनो देखता है कि उसके मुंह में कुछ अजीब सा क्रिएचर मौजूद था। वो इस क्रिएचर से छुटकारा पाने के बाद सीधे चर्च में आ जाता है। असल में हुआ ये कि उस हादसे के बाद शीनो अपने पूरे परिवार के साथ चर्च में रहने लगा था। आगे हम देखते हैं कि उसकी बहन हामाजी सभी के लिए कॉफी तैयार करती है। और इसी दौरान शीनो की नजरें अपने भाई को ढूंढ रही थी जो यहाँ से कहीं पर गायब था। असल में कोसुके पास ही के एक विलेज के एक घर में कुछ सामान देने गया हुआ था। वहीं पर हम केंटा नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसे उसके पिता खतरनाक मार रहे थे क्योंकि केंटा ने पढ़ाई की जगह पर अपनी सभी किताबों को जला दिया था। अब ये बात उसके पिता को बिल्कुल पसंद नहीं आती, मगर जब कोसुके ने देखा कि केंटा काफी मुसीबत में है तब वो उसके पिता को रोक देता है। इसके बाद कोसुके यहाँ से वापस जब चर्च जा रहा था तभी केंटा उसके साथ जाने की जिद करता है और वो उसके साथ निकल भी पड़ता है। आगे फिर जब वो दोनों जंगल की ओर जा रहे थे तब हर कोई कोसुके को देखकर आपस में खुसफुस करने लगते हैं। असल में गाँव के सभी लोग उस हादसे से वाकिफ थे जहाँ कोसुके के गाँव में एक खतरनाक डिसीज की वजह से पूरा गाँव खत्म हो चुका था। गांव के सभी लोगों को लगता था कि शायद कोसुके और उसके भाई बहन भी उसी बीमारी का शिकार हो सकते हैं। खैर, लेकिन केंटा को विश्वास था कि कोसुके और उसके भाई बहन बिल्कुल अच्छे इंसान हैं। अब उसके बाद वो दोनों बातें करते हुए चर्च के लिए जाने लगते हैं, जहां इस बीच केंटा ने कोसुके को गलती से बता दिया कि कैसे उसने शीनो को जंगल में खेलते हुए देखा था। अब ये बात कोसुके को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो किसी भी हालत में अपने भाई को उस जंगल में जाते हुए नहीं देख सकता था। यहाँ पर वो केंटा को भी सावधान रहने को कहता है और इसी के साथ वो उसे अपना एक लोकेट भी दे देता है जो उसे जंगल में मौजूद डार्कनेस से दूर रखने का काम कर सकती थी। और फिर इस तरह से वो दोनों चर्च में आ चुके थे जहाँ पर केंटा शीनो से अपनी गलती के लिए माफी मांग के यहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद आगे हम देखते हैं कि कोसुके शीनो को लेक्चर देने लगता है, डांटने लगता है ताकि वो फिर से जंगल में जाने की गुस्ताखी ना करे। असल में बात ये थी कि जंगल में मौजूद डार्कनेस किसी के लिए भी अच्छी नहीं थी। वहीं दूसरी ओर केंटा जंगल से होते हुए वापस जा ही रहा होता है मगर तभी उसकी नजर शीनो पर जाती है जो कि असल में कुछ अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था। यहाँ तक कि उसने लड़कियों का ड्रेस पहना हुआ था और वो केंटा को उसके करीब आने को कह रहा था। केंटा को जल्दी समझ में आ गया कि वो कोई शीनो नहीं बल्कि कुछ और है और इसीलिए वो वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद हम चर्च में मौजूद सभी लोगों को देखते हैं जो अब अपने सामने एक नई परेशानी का सामना करने वाले थे। इधर शीनो और कोसुके को भी मालूम पड़ जाता है कि कैसे इम्पेरिया के हेडक्वार्टर की नजर कारासुमे पर पड़ चुकी है और इसीलिए अब वो उसे हथियाने के लिए कभी भी यहाँ पर आ सकते थे। लेकिन ये इम्पीरियल हेडक्वार्टर एक क्रो यानी कारासुमे के पीछे क्यों पड़ा था? दोस्तों, इसका जवाब हमें जल्दी आगे की कहानी में देखने को मिल जाएगा। इसी दौरान जब वो सभी लोग चर्च के अंदर बातचीत कर रहे थे तभी उनकी खिड़की पर एक बड़े से क्रिएचर की दस्तक होती है जिसे देखते ही वो सभी हैरान हो जाते हैं। मगर जब शीनो उसे ध्यान से देखता है तब उसे मालूम पड़ता है कि ये तो वही क्रिएचर है जिसे उसने कहानी की शुरुआत में फेंक दिया था, मगर अब वो काफी बड़ा होने के बाद यहाँ आ चुका है।
वहीं दूसरी तरफ हम रियो नाम के एक व्यक्ति को भी देखते हैं, जो कि और कोई नहीं बल्कि वही व्यक्ति था जिसने कहानी की शुरुआत में शीनो की जान बचाई थी। यहाँ पर उसे अपने साथी से मालूम पड़ता है कि कैसे इंपीरियल हेडक्वार्टर ने कारासुमे को ढूंढ लिया है और उन्हें यह पता चल चुका है कि वो उसी विलेज के बचे हुए रेस्क्यूअर्स के पास था, जो कि शीनो और उसका भाई था। आगे रियो को अपने साथी से ये भी मालूम पड़ता है कि कैसे इंपीरियल हेडक्वार्टर के लोगों ने अपने कुछ लोगों को भेज भी दिया है ताकि वो कारासुमे को वापस ला सके। इसके बाद हम अगले दिन शीनो और उसके भाई बहन को देखते हैं, जो कि आराम से ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी चर्च के बाहर कुछ डीमन आ जाते हैं, जिसे खुद इंपीरियल हेडक्वार्टर ने भेजा था ताकि वो कारासुमे को हासिल कर सके। अब इस हमले को देखकर शीनो और बाकी लोग बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर वो डीमंस ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि कैसे शीनो के पास कारासुमे की पावर मौजूद थी। वहीं वो ये भी देखते हैं कि उसके भाई के अंदर भी एक वोल्फ डीमन मौजूद था, जिससे तो वो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। आगे फिर फाइट के शुरू होने से पहले ही शीनो ने अपने कारासुमे को समन कर दिया, जिसके बाद हम उसके हाथों से उसी क्रो को बाहर निकलते हुए देखते हैं, जिससे साफ जाहिर था कि यह क्रो एक खास तरह का डीमन था। आगे फिर शीनो अपने क्रो की मदद से उन डीमन के बैरियर को तोड़ देता है, जिससे वो सभी ऑन द स्पॉट खत्म हो जाते हैं। फिर सभी का काम तमाम करने के बाद वो सभी घर के अंदर वापस आ जाते हैं और उसी वक्त हम केंटा को देखते हैं, जो उन सभी के पास आके हाल ही में एक व्यक्ति के खोने की बात शेयर करता है। असल में उसके हिसाब से जंगल में मौजूद एक मॉन्स्टर ने विलेज के लोगों को एक एक करके मारना चालू कर दिया था। वहीं इधर हामाजी ने ये सारी बातें सुनने के बाद यह किस्सा फादर से शेयर करने के लिए चली जाती है। अपनी सारी बातें कहने के बाद केंटा शीनो से पूछता है कि क्या वो कल रात जंगल में मौजूद था। यहाँ पर शीनो का जवाब भले ही ना में था, मगर वो समझ चुका था कि केंटा ने जो कुछ देखा था वो कोई भूत नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर ही था। और अब फिर इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए वो केंटा को दोबारा से जंगल में आने से मना कर दिया जाता है। पर यह बात केंटा को बिल्कुल पसंद नहीं आती है, और ऐसा इसलिए क्योंकि वो इसी जंगल के जरिए यहाँ आया करता था ताकि वो कोसुके के साथ मिलकर चर्च में काम कर सके। लेकिन अब वो गुस्से में यहाँ से निकल जाता है, साथ ही में अपने उस लोकेट को भी यहीं पर फेंक देता है। वहीं फिर आगे फादर शीनो को बताते हैं कि कैसे उसे केंटा के पीछे जाना चाहिए, क्योंकि हामाजी को वही लोकेट मिला है जिसे खुद कोसुके ने उसको दिया था ताकि वो खतरे से दूर रह सके। इसके बाद आगे दूसरी तरफ हम रियो के एक साथी को देखते हैं, जिसको अब समझ आ चुका था कि कैसे रियो का शीनो और उसके भाई बहन से कुछ कनेक्शन था, और इसीलिए वो साथी डिसाइड करता है कि अब वो हामाजी को किडनैप करेगा ताकि वो जबरन शीनो और उसके भाई को खुद अपने पास बुला सके। इधर इसके बाद हम कोसुके को देखते हैं, जिसे हामाजी से उस लोकेट के बारे में मालूम पड़ चुका होता है, और इस तरीके से कोसुके समझ जाता है कि कैसे केंटा बिना लोकेट के जंगल में जाकर खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार चुका है। वो अगले ही पल उन दोनों को ढूंढने के लिए निकल जाता है, जहाँ पर दूसरी ओर हम शीनो को देखते हैं, जो कि केंटा को ढूंढ चुका था, मगर वो यह देखकर हैरान था कि वो एक बड़े से जाल में फंसा हुआ था और उसके सामने ठीक उसी की तरह दिखने वाली एक आत्मा मौजूद थी। आगे फिर देखते ही देखते वो आत्मा एक बड़े से मॉन्स्टर में तब्दील हो जाती है, जहाँ वो उन दोनों पर हमला कर देती है। मगर तभी हम कोसुके को देखते हैं, जो कि अब एक वोल्फ में बदल चुका था, और वो यहाँ पर आते ही उस मॉन्स्टर पर वार करके उसे घायल कर देता है। इस तरह से फिर शीनो और केंटा की जान बच जाती है, और तब वो सभी साथ में चर्च की ओर वापस आ जाते हैं। इधर वापस आने पर उन्हें एक बहुत ही बड़ी न्यूज के बारे में मालूम पड़ता है। असल में इंपीरियल हेडक्वार्टर के लोगों ने उसकी बहन को किडनैप कर लिया था, और अगर अब उन्हें उनकी बहन को बचाना है तो उनके पास शहर जाने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा था। अब वो दोनों भाई शहर जाने के लिए तैयार थे, मगर उनके जाने से पहले फादर ने बताया कि जिन लोगों से वो फाइट करने जा रहे हैं वो असल में इंपीरियल हेडक्वार्टर के लोग हैं। उनके अंडर में 4 सेक्रेट बीस्ट गॉड मौजूद होते हैं। वो उन गॉड को अपने अंडर में रखे हुए थे ताकि वो उन्हें अपने कंट्रोल में करके खुद को पावरफुल बना सके। ये सब जानकारी लेने के बाद शीनो और उसका भाई अपनी बहन की तलाश में निकल पड़ते हैं। इसी के साथ में हम हामाजी को देखते हैं, जो कि रियो के साथी ओसाके के साथ में होती हैं। यहाँ पर हैरानी की बात यह थी कि ओसाके ने भले ही उसे किडनैप किया हो, मगर वो तो हामाजी को एक गेस्ट की तरह ट्रीट कर रहा था। यहाँ तक कि वो तो उसकी सभी रिक्वेस्ट को भी पूरा कर रहा था जिसकी भी वो डिमांड कर रही थी। इसके बाद उन दोनों में बातें होने लगी, और तभी ओसाके ने हामाजी से पूछा कि जब वो एक एडोप्टेड लड़की है
तब वो अपने सौतेले भाइयों के साथ खुश रह पाती हैं, जिस पे हामाजी का कहना था कि उसके दोनों भाई उसका एक छोटी बहन की तरह ख्याल रखते थे और इसीलिए उसे पूरा विश्वास है कि चाहे कुछ भी हो जाए मगर वो उसे बचाने के लिए जरूर आएंगे। वहीं कुछ समय बाद वो दोनों भाई शहर तक पहुंच जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात इंपीरियल हेडक्वार्टर के भेजे हुए कुछ लोगों से होती है। यहाँ पर वो उन दोनों भाई को अपने साथ लीडर के पास ले जाने वाले थे, मगर कोसुके उनके साथ जाने से मना कर देता है। असल में उसका मानना था कि पहले वो अपने लगेज को चेक इन करेगा, उसके बाद वो लीडर से मिलने का काम करेगा। लेकिन अब वो लोग तो यहाँ पर इन पर जोर जबरदस्ती करने का सोच ही रहे थे कि तभी वहाँ पर खुद रियो आ जाता है, जो कि बाकी लोगों को यहाँ से जाने के लिए कह देता है। इधर शीनो की नजर जैसी रियो पर जाती है तब वो हैरान होता है, पर नोटिस करने वाली बात तो ये थी कि कोसुके को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आखिर शीनो इस व्यक्ति को कैसे जानता है। इधर इसके बाद रियो उन दोनों को उनके रूम तक छोड़कर जाने लगता है और साथ ही में उन्हें रिवील भी करता है कि उनकी बहन बिल्कुल ठीक है और वो बाद में उनसे मिल सकता है। वहीं फिर आगे हम देखते हैं कि रियो के जाते ही शीनो अपने भाई को छोड़कर शहर में घूमने निकल जाता है। लड़कों से वैसे ज्यादा देर तक एक जगह टिका नहीं जाता है, उनको कहीं न कहीं घूमने के लिए चाहिए। इसके बाद शीनो पूरे शहर को देख ही रहा होता है, लेकिन कारासुमे आसपास की भीड़ को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। आगे फिर घूमते घूमते शीनो नोटिस करता है कि अब वो इस भीड़ में खो चुका है, तो इसीलिए फिर वो कारासुमा को वापस से कोसुके के पास भेज देता है ताकि वो उसको ढूंढ सके। यहाँ ये सब करने के बाद शीनो आगे जा ही रहा था, मगर तभी उसके ऊपर कोमुगी नाम का एक व्यक्ति गिर जाता है। असल में कोमुगी बगल के श्राइन में जबरन घुसने की कोशिश कर रहा था ताकि वो अंदर से अपने ब्रदर इन लॉ को रिहा करवा सके। जब उसकी ये बात श्राइन के लोगों को पता चली तो श्राइन के लोग उसे मना कर देते हैं, क्योंकि वो लोग किसी इंसान को नहीं बल्कि डीमन को कैद करते हैं। वहीं उसके ब्रदर इन लॉ की बात करें तो वो अब एक इंसान की बजाय डीमन बन चुका है और इसीलिए वो चाहकर भी उस डीमन को रिहा नहीं कर सकते। वहीं जब श्राइन के लोग उसको धक्का मारकर भेज रहे थे तभी वहाँ पर कोमुगी के पिता आ जाते हैं और वो श्राइन वालों से माफी मांगकर यहाँ से निकल जाते हैं। इधर इसी के साथ उसके पिता ने शीनो को देखा जो कि जमीन पर पड़ा हुआ था और हम देखते हैं कि उन्हें शीनो की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। इसके बाद कोमुगी का भी ध्यान उसके ऊपर जाता है और वो उसके शरीर पे निशान को देखकर काफी हैरान होता है। और फिर कुछ देर बाद हम उन दोनों को रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ कोमुगी उसे सभी चीजें खाने को दे रहा था ताकि वो इसके जरिए शीनो से कुछ सवाल कर सके। लेकिन जब तक कोमुगी कुछ जानकारी हासिल कर पाता तब तक वहाँ पर कारासुमा आ जाता है, जिसे देखकर कोमुगी एकदम हैरान हो जाता है और उसकी हैरानी तो तब बढ़ जाती है जब वहाँ पर कोसुकी अपने वोल्फ फॉर्म में आ जाता है। अब कोमुगी को समझ नहीं आता कि आखिर एक बच्चे के साथ दो जानवर क्या कर रहे थे। वहीं रात के समय हम सेरान नाम के एक मोंक को देखते हैं जो श्राइन के हेड के सामने मौजूद होता है। इधर हेड को इस बात से गुस्सा था कि जब गेनपाची में कोई भी इविल डीमन नहीं मौजूद है तब उन्होंने उसे कैद क्यों किया हुआ है। अब इस बात पर जवाब देते हुए सेरान ने बताया कि अगर वो गेनपाची को इसी तरीके से रिहा कर देंगे तब इंसानों के लिए बिल्कुल भी ठीक साबित नहीं होगा और इसी तरीके से वो कैसे भी करके हेड को गेनपाची को कैद रखने के लिए मना लेता है। इस तरह अगला सुबह आता है जहाँ हम कोसुके को नींद से उठते ही किचन के लिए जाते हुए देखते हैं। इसी बीच हम शीनो को भी देखते हैं जो नींद से उठा ही था कि तभी उसके सामने एक बड़ा सा वोल्फ आ जाता है। वो उसे देखकर बुरी तरीके से हैरान हो जाता है, मगर बाद में उसे मालूम पड़ता है कि वो रियो का सेक्रेट बीस्ट था। यहाँ फिर अगले ही पल रियो और शीनो आमने सामने होते हैं, जहाँ रियो ये देखकर हैरान था कि शीनो उसे इतने सालों बाद भी पहचान चुका था। हाँ, मगर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कोसुके उसे क्यों नहीं पहचान पा रहा है। इस पर शीनो ने उसे बताया कि कैसे कोसुके उस हादसे के बाद सभी यादों को भूल चुका है और इसीलिए वो रियो को भी नहीं पहचान पा रहा है। खैर यहाँ पर अब इसी के साथ रियो ने मुद्दे की बात छेड़ दी और उसने शीनो को बताया कि कैसे उसने जो स्वॉर्ड कारासुमा उसको दिया था वो अब उसके अंदर ही मौजूद है, जिसकी वजह से शीनो की एज एक नंबर पर आकर अटक चुकी है। आगे रियो बताता है कि कैसे उसके अंदर मौजूद कारासुमा उसे जल्दी ही अंदर से खोखला करना चालू कर देगी और फिर उसकी मृत्यु हो जाएगी। एक तरह से रियो उसे आने वाले खतरे से सावधान करना चाहता था,
मगर शीनो को इस चीज से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से बातें करते करते फिर जब वो दोनों एक दूसरे के सामने खुद के बीस्ट को शोकेस कर रहे थे, तभी वहाँ पर कोसुके आ जाता है और उनकी ये फाइट बीच में ही रुक जाती है। इसके बाद फिर वो सभी साथ में बातें करने लगते हैं और इस दौरान शीनो रियो की बेइज्जती करने से यहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद कोसुके खुद रियो से बात करके ये जानना चाहता था कि आखिर वो उसे किस तरह जानता है, लेकिन इस पर उसे कोई जवाब मिलता नहीं है। इसके बाद हम कोमुगी को देखते हैं जो अपने पिता के साथ मौजूद था। यहाँ हमें मालूम पड़ता है कि आखिर वो किस तरह अपनी बहन नुई के लिए गेनपाची को रिलीज करवाना चाहते हैं। इधर पिता अब खुद चर्च में जाकर गेनपाची के लिए रिक्वेस्ट करने का सोच चुके थे और इसीलिए वो कोमुगी को बिल्कुल शांत होने को कह देते हैं। इसके बाद हम फिर से दूसरी तरफ हामाजी को देखते हैं जो कि ओसाके के साथ में मौजूद थी और इधर बातों ही बातों में हामाजी को मालूम पड़ता है कि कैसे ओसाके के माता पिता आउटसाइड वर्ल्ड में मौजूद हैं और इसीलिए वो उनसे ना मिल पाने के कारण काफी अकेला रहता है। वहीं इधर कहीं ना कहीं ओसाके के दिल में भी यह था कि अब हामाजी उसी के साथ यहीं पर रहे, मगर इस चीज के लिए उसे हामाजी की हामी चाहिए थी। खैर इतने टाइम में वहाँ पर शीनो और कोसुके भी आ चुके थे, जिनके आने की खबर सुनते ही वो अपने भाइयों से मिलने चली जाती है। शीनो जैसे ही अपनी बहन को देखता है वो उसे गले लगा लेता है और इसी के साथ उससे ये जानने की भी कोशिश करता है कि कहीं वोल्फ क्लैन के लोगों ने उसे परेशान तो नहीं किया, जिस पर हामाजी उससे कहती है कि नहीं, उसे यहाँ पर किसी भी तरीके की मुसीबत नहीं झेलना पड़ी थी और इसीलिए उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। खैर इसके कुछ देर बाद हम हामाजी को ओसाके के साथ शॉपिंग करते हुए देखते हैं। अब यहाँ पर ओसाके ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि उसने पिछले कई दिनों से हामाजी को कैद रखा था और वो यहाँ पर उसे शॉपिंग करवा के अपनी तरफ से माफी मांगना चाहता था। वहीं पर उन दोनों को इतना करीब देखकर शीनो को लगने लगता है कि वो दोनों डेट पर आए हुए हैं और असल में तो सिर्फ शीनो ही ऐसा नहीं था जिसे ये लग रहा था, बल्कि हर किसी को बिल्कुल यही लग रहा था। आगे फिर शीनो जब मार्केट में इधर उधर घूम रहा था तभी उसे एक डीमन का एहसास होता है जो उसी श्राइन से आ रहा था जिसमें गेनपाची मौजूद था। वहीं दूसरी ओर हम कोसुके को देखते हैं जिसके वोल्फ फॉर्म से अट्रैक्ट होकर कई सारे डॉग उसके पास आने लगते हैं। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और दूसरी तरफ हम सेरान मोंको को देखते हैं जो अब अपने पावर से डीमन मॉस्किटो को समन करता है और फिर वो डायरेक्ट गेनपाची के पास में जाता है जिसे उसने चेन में कैद किया हुआ था। दरअसल वो यहाँ पर गेनपाची को टॉर्चर करके उसके असली रूप को बाहर लाना चाहता था। वो ऐसा इसलिए करना चाहता था ताकि वो उसके डीमन फॉर्म को किल करके उसकी पावर को हथिया सके, लेकिन वही गेनपाची खुद पर काबू करके जितना हो सके उतना नॉर्मल रहने की कोशिश करता है। असल में बात ये थी कि वो नुई के कारण खुद को कंट्रोल में किया हुआ था ताकि वो यहाँ से रिहा होकर नुई से मिल सके। इसके बाद हम फिर से दूसरी तरफ हामाजी और ओसाके को साथ में देखते हैं जहाँ पर ओसाके इस बात से बहुत दुखी था कि जल्दी ही हामाजी यहाँ से चली जाएगी और वो फिर से अकेला हो जाएगा। वहीं उसके इस टेंशन को देखते हुए हामाजी ने उससे ये पूछा कि आखिर में फिर वो उसके ना होने के बाद भी बिल्कुल अकेला रहेगा, है ना? जिस पर ओसाके का जवाब हाँ में था। वहीं दूसरी ओर कोसुके शीनो से बात करके ये जानने की कोशिश करता है कि आखिर उसका और रियो का कनेक्शन क्या है और वो उसे कैसे जानता था। इधर शीनो उसके जवाब को देना तो नहीं चाहता था, मगर कोसुके के बार बार रिक्वेस्ट करने पर उसे ये बात रिवील करनी होती है कि कैसे 5 साल पहले जब वो सभी मौत के करीब थे तब रियो ही वो बंदा था जिसने शीनो को कारासु में ऑफर किया था और उसकी वजह से वो दोबारा जिंदा हो सका था। लेकिन कोसुके रियो की असलियत जानने के बाद भी काफी हैरान था। असल में उसे ये जानना था कि आखिर रियो ने उन दोनों को यहाँ क्यों बुलाया है। अब वो डिसाइड करता है कि इस सच्चाई का पता लगाने के लिए वो उससे बात करेगा। इसके कुछ देर बाद दूसरी ओर हम हामाजी और ओसाके को देखते हैं जो फिर से शॉपिंग करने के लिए निकल गए थे। कुछ ज्यादा शॉपिंग नहीं कर रही है और इस दौरान वहाँ पर शीनो और कोसुके भी मौजूद थे। आगे फिर यहाँ पर शीनो हामाजी से तब अलग हो जाता है जब एक बार फिर से कोमुगी उसके ऊपर आकर गिर जाता है। बड़ा गिरा हुआ आदमी यार, ये बार बार आकर गिर जाता है। इस बार कोमुगी सोल्जर से रिक्वेस्ट करके गेनपाची को रिहा करवाने की भीख मांग रहा था, मगर वो उसे ये कहकर मना कर देते हैं कि वो उसकी कोई मदद इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि गेनपाची का आर्मी से कोई कनेक्शन नहीं बचा था। इधर कोमुगी जब फिर से शीनो को घायल देखता है तब उसे उसकी चिंता होने लगती है। इसी बीच वहाँ पर कोसुके भी मौजूद था और वो कोमुगी से उसकी जान पहचान पूछने लगता है, लेकिन यहाँ पर शीनो को घायल देख पहले कोमुगी सबसे पहले उन दोनों को अपने घर ले आया ताकि वो उन
दोनों को अपनी तरफ से माफी मांग सके। यहाँ पर कोमुगी की मदर उन दोनों का काफी अच्छे से स्वागत करती है और उसके बाद कोमुगी शीनो की चोट का ध्यान रखने लगता है। फिर इसके कुछ देर बाद कोमुगी उन दोनों को वापस से मार्केट में छोड़ने आ जाता है, जहाँ पर फिर कोमुगी से अलग होते ही वो दोनों भाई रियो के पास आ जाते हैं। अब यहाँ पर कोसुके का सिर्फ यही सवाल था कि आखिर उसने उन्हें यहाँ पर क्यों बुलाया है, जिस पर रियो बिना देरी करते हुए उन्हें एंशिएंट टेल के बारे में बताता है, जहाँ उनके गार्डियन ने 8 मैजिकल बॉल को क्रिएट करके अलग अलग सीक्रेट को दिया था, मगर एक समय के बाद वो सभी मैजिकल रिंग गायब हो गई। इसीलिए रियो चाहता था कि वो दोनों उन बॉल्स को ढूंढने में उसकी मदद करे और उनके असली मालिक तक पहुंचाने में उसका साथ दे। अब ये बात सुनते ही शीनो ने तो शामिल होने से मना कर दिया, मगर तभी कोसुके आगे आता है और उसके इस काम को करने के लिए राजी भी हो जाता है। वहीं फिर कोसुके के जाते ही रियो ने शीनो को बताया कि कैसे उसका भाई उस हादसे के बाद काफी बदल चुका है और इसीलिए वो उसे इस चीज पर ध्यान तक देने को भी कहता है। मगर शीनो का सोचना कुछ और ही था, क्योंकि उसे विश्वास था कि उसका भाई बिल्कुल पहले जैसा है और उसे बदलने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी ओर हम गेनपाची को देखते हैं, जो अभी भी टॉर्चर का सामना कर रहा था। यहाँ तक कोमुगी के पिता श्राइन वालों के पास जाकर उसे आजाद करने की भीख तक मांगते हैं, मगर कोई भी उनकी बात को नहीं सुनता है। आखिर में सेरान ने फिर से गेनपाची पर अत्याचार बढ़ा दिया और इस बार उसकी ये कोशिश कामयाब भी हो जाती है। गेनपाची अपने इविल फॉर्म में आकर खुद को रिहा करके गायब हो जाता है। इस दौरान सेरान के सभी साथी भी मारे जाते हैं, मगर उसे इस चीज से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। वहीं दूसरी ओर जब दोनों भाई मार्केट के बीच में पहुंचते हैं, तभी शीनो को उस इविल एंटिटी का एहसास हो जाता है और फिर अगले ही पल शीनो की नजर गेनपाची पर पड़ती है और तब वो उसका पीछा करने निकल जाता है। वहीं उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जंप करता देख कोमुगी उन्हें देख लेता है और फिर वो भी उनका पीछा करने लगता है। कुछ देर बाद शीनो और गेनपाची एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, जहाँ उनके बीच में हल्की फुल्की लड़ाई भी होती है। मगर इसी बीच शीनो नोटिस करता है कि कैसे सामने वाला मॉन्स्टर खुद को काबू में करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ उसे फिर मालूम पड़ चुका था कि वो मॉन्स्टर असल में उन्हीं की तरह एक इंसान था और इसीलिए फिर अब दोनों भाई उसकी मदद करने का सोच रहे थे। और तभी वहाँ पर सेरान अपने सभी मोंक गैंग के साथ आ चुका था। वो उन सभी मोंक गैंग के जरिए गेनपाची को खत्म करना चाहता था, मगर इसी दौरान उसकी नजर शीनो और उसके भाई पर पड़ गई। यानी कि सेरान को अब एक टाइम पर 3 डीमंस को मारने का मौका मिल रहा था। वहीं पर शीनो देखता है कि कैसे गेनपाची खुद को संभाल ना पाने के कारण पानी में कूद चुका था। अब उसको देखकर शीनो खुद भी उसका पीछा करते हुए नीचे कूद जाता है, जिसके बाद कोसुके भी ठीक यही काम करके खुद को उन सभी मोंक से बचा लेता है। इसके बाद हम हामाजी को उसके भाइयों के लिए परेशान होता हुआ देखते हैं। असल में उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आखिर वो इस वक्त कहाँ पर होंगे। इधर ये बात चली रही थी कि तभी ओसाके ने हामाजी को नए स्कूल के बारे में बताया, जहाँ वो ज्वाइन होकर अपने आगे की स्टडी को कर सकती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही में हामाजी ने स्कूल जाने का डिसाइड किया था। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि उन दोनों भाइयों की जान बच चुकी थी और इसके पीछे उसी क्रिएचर का हाथ था जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। जब वो पानी में गिरे थे तब वो क्रिएचर अपने जायंट फॉर्म में आकर उन्हें डूबने से बचा लेता है। वहीं उन दोनों के साथ उसने गेनपाची को भी सेव कर लिया था, जो कि अब अपने रियल फॉर्म में आ चुका था। इधर फिर कुछ देर बाद आंख खुलने पर हम शीनो को कोसुके के साथ कोमुगी के घर पर देखते हैं। आगे शीनो की आंख पूरी तरीके से खुली थी कि तभी वहाँ पर वो जाइंट वोल्फ वापस से आ जाता है और उसे खुद रियो ने यहाँ पर भेजा था। फिर कुछ देर बाद शीनो और कोसुके कोमुगी के साथ ब्रेकफास्ट करने आ जाते हैं और इसी दौरान कोमुगी को भी मालूम पड़ता है कि कैसे उन दोनों ने ही उसके दोस्त की मिलकर जान बचाई थी। यहाँ तक कि जब वो ये सब बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर खुद गेनपाची भी आ जाता है और वो ये बात जानकर हैरान होता है कि कैसे उसने तो इविल फॉर्म में आने के बाद उन दोनों के ऊपर हमला किया था, लेकिन उसको दोबारा ठीक करने वाले वही बच्चे थे। खैर गेनपाची के वहाँ से जाते ही वहाँ पर ये बात होने लगती है कि आखिर गेनपाची के साथ हुआ क्या था। तब कोमुगी बताता है कि कैसे कुछ साल पहले वो दोनों दोस्त नॉर्थ में कुछ लोगों को रेस्क्यू करने पहुँचे थे, मगर वहाँ पर एक प्रिंसेस को बचाने के चक्कर में वो अपने मिशन पर काफी देर तक टिके रह गए और फिर आखिर में
वो समय भी आ गया जब एक एक करके ठंड की वजह से उसके सभी साथी मरने लगे और इसी बीच उनके ऊपर एक मॉन्स्टर ने भी हमला कर दिया और उनके बचे हुए सभी साथियों की मौत हो गई। और फिर वो भी अपने आखिरी पलों को याद कर ही रहे थे कि तभी उनकी मदद के लिए चर्च की तरफ से रियो आ जाता है। वो उनकी जान बचाने के साथ साथ प्रिंसेस की भी जान बचा लेता है। आगे फिर जब वो दोनों वापस घर आते हैं तब उन्हें मालूम पड़ा कि कैसे कोमुगी की बहन नुई ने खुद की जान ले ली है। अब नुई की मौत के सदमे में गेनपाची काफी दुखी हो जाता है और कई बार खुद की जान लेने की भी कोशिश करता है, मगर वो ये देखकर हैरान हो जाता कि उसकी चोट हर बार खुद से ही सही हो जा रही थी। वहीं इधर शीनो को तो ये बात समझ नहीं आ रही थी कि जब रियो ने बड़ी आसानी से ही प्रिंसेस को बचा लिया था तब उन्होंने शुरू में ही उसे मिशन पर क्यों नहीं भेज दिया, जिस पर कोमुगी उन्हें बताता है कि आर्मी वाले कभी भी चर्च से मदद नहीं लेना चाहते थे, इसीलिए उन्हें खुद इस मिशन पर जाना पड़ा। यहाँ पर अब कोमुगी की सारी जानकारी पाने के बाद शीनो ने भी बताया कि वो यहाँ पर क्यों आए हैं। उसने बताया कि कैसे चर्च के लोग उसके कारासुमा के पीछे पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से उसे यहाँ आना पड़ा। तो वहीं दूसरी ओर ओसाके रियो से ये जानने की कोशिश करता है कि आखिर चर्च के लोग गेनपाची और शीनो पर हमला क्यों करना चाहते हैं। इधर ओसाके को बिल्कुल एहसास नहीं था कि रियो को सब कुछ पहले से ही पता है। वहीं दूसरी ओर इसी दौरान गेनपाची की कोमुगी से बात होती है, जहां वो रिवील करता है कि वो नुई के मरने के बाद भी इसीलिए यहाँ पर वापस आया क्योंकि वो कोमुगी और उसके पिता को अपने परिवार की तरह मानता है, जो कि हर वक्त उसके आने का इंतजार कर रहे थे। खैर जब वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी हम उसी मॉस्किटो को देखते हैं जिसे असल में सेरान ने भेजा था ताकि वो उसका पता लगा सके। कुछ देर बाद सेरान को उनके लोकेशन का मालूम पड़ चुका था और इसीलिए वो अपने पूरे साथियों के साथ शीनो और बाकी लोगों पर हमला करने के लिए निकल पड़ता है। इसके बाद दूसरी तरफ हम हामाजी और ओसाके को देखते हैं जो अब नए स्कूल की डिटेल लेने के बाद वापस घर जा रहे होते हैं, मगर तभी एक छोटा सा मॉस्किटो हामाजी के ऊपर हमला करके उसे नुकसान पहुंचा देता है। अब ये बात ओसाके को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और यहाँ तक उसे ये भी पता था कि इस चीज के पीछे किसका हाथ हो सकता है और इसीलिए वो उससे बदला लेने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर शीनो और गेनपाची साथ मिलकर बातें कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें मालूम पड़ता है कि कैसे ढेर सारे मोंक ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था और तो और वो तो उनके घर पर आग भी लगा देते हैं। इधर अगले ही पल सेरान भी उन सभी के सामने आ जाता है और वो आते ही गेनपाची को एक ऐसी बात बताता है जिससे वो फिर से इविल में बदल जाता है। उसने बताया कि कैसे नुई खुद नहीं चाहती थी कि गेनपाची कभी भी जंग से वापस आए और ऐसा इसलिए क्योंकि वो भले ही उसे शादी करने वाली थी, मगर जंग के दौरान वो किसी और से प्रेग्नेंट हो चुकी थी। जब उसे मालूम पड़ा कि गेनपाची जिंदा है और वो वापस आने वाला है तब उसे खुद पर बहुत ज्यादा रिग्रेट हुआ और तब उसने अपनी जान ले ली। अब मोंक के कारण गेनपाची फिर से इविल बन चुका था, मगर इस बार वो गुस्से में सेरान पर ही हमला कर देता है, जिसके बाद तो वो अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगता है, मगर तभी उसके सामने ओसाके आ जाता है और वो यहाँ पर हामाजी का बदला लेने आया था। यहाँ पर उन दोनों की बातों से हमें ये भी मालूम पड़ता है कि सेरान और ओसाके असल में भाई थे, मगर यहाँ पर ओसाके अपने खून के रिश्ते को भी भूलते हुए अपने भाई को उसके किए की सजा सुना देता है। वहीं पर आगे शीनो देखता है कि आग की वजह से काफी दिक्कतें होने लगी थी, इसीलिए शीनो ने कारासुमे का इस्तेमाल करके बारिश को समन कर दिया, जिससे वो आग पल भर में ही बुझ जाती है। और उसके कुछ देर बाद हम गेनपाची को देखते हैं जो कि अब अपने रियल फॉर्म में वापस आ चुका था और तभी कोमुगी उसे रिवील करता है कि वो पहले से ही सब कुछ जानता था, मगर वो ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसकी बहन की वजह से उससे कोई दिक्कत हो और इसीलिए उसने ये बात उससे छुपा कर रखी हुई थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम शीनो को देखते हैं जो कि हॉल के दूसरे कोने में जा रहा होता है, मगर तभी वहाँ पर उसके पास रियो आ जाता है और वो उसे वहाँ जाने से मना कर देता है। उसने बताया कि कैसे एक कोने में स्नेक गॉड रहते हैं जो किसी अनजान के आने पर उसे मार देते हैं और इसीलिए उसे वहाँ जाने की जरूरत नहीं करनी चाहिए। और फिर शीनो रियो की बात सुनकर यहाँ से वापस चला जाता है। फिर वहीं पर कुछ देर बाद शीनो की ओसाके से बात होती है, जहाँ वो उससे ये जानने की कोशिश करता है कि आखिर रियो यहाँ से जाने के बाद काम कौन सा करता है, जिस पर ओसाके ने उसे बताया
कि वो कैसे इंपीरियल कोर्ट का डीन है और हर कोई उसे बहुत रेस्पेक्ट करता है। वहीं इतना सब बताने के बाद ओसाकी शीनो से कोसुके के बारे में पूछता है, क्योंकि उसने सुबह से उसे कहीं नहीं देखा था। इस पर शीनो बताता है कि आज का दिन फुल मून का है और वो अपने सेक्रेट बीस्ट की वजह से फुल मून को घर से बाहर निकलने का बिल्कुल नहीं सोचता है। यहाँ तक कि खुद शीनो भी आज के दिन जितना हो सके उतना अपने घर में ही रहने की कोशिश करता है। इसके कुछ देर बाद हम कोसुके को एक भयानक सपने से उठते हुए देखते हैं, जहाँ फिर वो अपने सामने शीनो को देखकर थोड़ा चैन की सांस लेता है और फिर वो शीनो से कहता है कि वो आज के दिन उसको छोड़कर कहीं पर ना जाए। शीनो उसकी बात को मान लेता है, मगर कुछ समय बाद उसे काफी तेज भूख लग जाती है और इसीलिए वो किचन में जाने की सोच लेता है। और फिर हम देखते हैं कि वो उसी कॉरिडोर से होते हुए जा रहा था जहाँ स्नेक मौजूद थे। इस बार वो कुछ दूर आगे पहुँचा ही था कि तभी उसकी टक्कर एक लड़की से हो जाती है जो अपने हाथ में एक बुक रखी हुई थी। उस लड़की ने जब शीनो का असली रूप देखा तो वो डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। अब शीनो को समझ न आए कि आखिर वो लड़की थी कौन और इसीलिए वो ये सारी बातें रियो को बता देता है। तो इसके जवाब में रियो बताता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि अयाने थी, जो कि स्नेक गॉड के प्रोटेक्शन में थी। अगर शीनो ने गलती से भी उसे कुछ नुकसान पहुंचाया होता ना तो स्नेक गॉड उसे जिंदा नहीं छोड़ते। खैर आगे फिर यहाँ पर इतना सब जानने के बाद हामाजी शीनो से कहती है कि अयाने भी ठीक बिल्कुल उसी की उम्र की है और इसीलिए वो चाहती है कि वो उस लड़की के पास जाकर अपने गलतियों के लिए माफी मांगे और साथ ही में उस लड़की से हामाजी का दोस्त बनने के लिए भी हामी भरवाए। अब अपनी बहन की ये बात सुनने के बाद शीनो उसी कॉरिडोर की ओर निकल पड़ता है। वहीं उसके जाने के बाद रियो हामाजी को बताता है कि अगर शीनो ने स्नेक गॉड के एरिया में कदम रख दिया तब उसका जिंदा वापस आना काफी मुश्किल होगा। और ये बात सही भी साबित होती है, क्योंकि जब शीनो स्नेक गॉड के एरिया में आ चुका था तब स्नेक गॉड गुस्से में उसे अपने ट्रैप में फंसा लेता है, जिसके बाद वो उसके ऊपर गुस्सा होते हुए उसे मार देने के लिए हमला करने लगता है। मगर जब तक वो कुछ करते तभी वहाँ पर कोसुके आ जाता है और वो अपने भाई की गलतियों के लिए उनसे माफी मांगने लगता है। और इस पर स्नेक गॉड को यह देखकर अच्छा लगता है कि वो एक दूसरे के लिए खड़े हैं। मगर यहाँ पर स्नेक गॉड इस बात से भी वाकिफ थे कि वो उन्हें इसी तरीके से माफ तो नहीं कर सकते और इसीलिए फिर उन्होंने कोसुके को अपना हाथ काटकर उन दोनों की जान बचाने को ऑफर दिया। अब ये बात सुनकर कोसुके ठीक ऐसा ही करने वाला था, मगर तभी वहाँ पर अयाने आ जाती है और वो स्नेक गॉड पर गुस्सा होती है, क्योंकि उसकी नजर में वो दोनों भाई इसीलिए आए थे ताकि वो उसे फूल दे सके, मगर वो उनका हाथ लेकर हमारे गेस्ट का मजाक उड़ा रहे हैं। इस तरह भले ही अयाने गुस्सा हो चुकी थी, मगर उसने उन दोनों भाइयों की जान बचा ली थी। कुछ देर बाद जब शीनो की नजर अयाने पर जाती है तब वो उसे अपनी बहन के बारे में बताता है, जो कि उससे दोस्ती करना चाहती थी। कहीं न कहीं दोस्ती का नाम सुनकर अयाने भी काफी खुश होती है और अगले ही पल हामाजी के साथ चाय पीने लगती है। इस दौरान उन दोनों को इतना अच्छे से बात करते देख स्नेक गॉड को भी लगने लगा था कि वो अब तक अयाने को अपने इतने प्रोटेक्शन में छुपाकर काफी गलती कर रही थी। वहीं इधर हामाजी अयाने को उसके साथ फायरवर्क देखने के लिए इनवाइट भी करती है। अयाने भी इस चीज में शामिल होना चाहती थी, मगर उसे अपने गार्डियन गॉड को लेकर थोड़ा डर था। तो फिर इसीलिए हामाजी शीनो को स्नेक गॉड से इस बारे में बात करने को कहती है और फिर अगले ही पल हम शीनो को देखते हैं जिसे खुद स्नेक गॉड ने बुलाया था और यहाँ पर वो उसे रिवील करते हैं कि कैसे वो पिछले कई सालों से अयाने की देखभाल करती आई है, मगर अब वो समय के साथ काफी बूढ़ी हो चुकी है, इसीलिए वो ये डिसाइड नहीं कर पा रही है कि आखिर अयाने का ख्याल अब कौन रखेगा। वहीं पर हम अयाने को भी देखते हैं जो कि चुपके से उनकी बातें सुन रही थी और बाद में फिर वो खुद बाहर आकर अपने गार्डियन को विश्वास दिलाती है कि अब वो काफी बड़ी हो चुकी है और इसीलिए अपना वो ख्याल खुद रख सकती है। यहाँ तक कि उसे तो अपनी लाइफ में कुछ अच्छे दोस्त भी मिल चुके हैं जो उसकी फिक्र भी करते हैं। ये बात सुनकर स्नेक गॉड अयाने के लिए काफी खुश होती है और इसके बाद फिर हम अयाने को देखते हैं जो अब हामाजी और बाकी लोगों के साथ फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रही थी, यानी कि स्नेक गॉड ने उसकी बातों को मान लिया था और वो उसे अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीने देने वाली थी। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और फिर अगले दिन जब रियो की शीनो से मुलाकात होती है तब रियो ने शीनो को एक न्यूज़पेपर दिखाया जिसमें उसी गांव के बारे में लिखा था जहाँ पर कुछ साल पहले एक डिजीज की वजह से पूरे गांव की तबाही हो चुकी थी, मगर उसके बावजूद भी सिर्फ 5 लोग ऐसे बचे थे जो वहाँ से जिंदा वापस आ चुके थे। यहाँ पर शीनो को ये भी मालूम पड़ता है कि वो डिजीज हूबहू उसी डिजीज की तरह थी जो उसके गाँव में फैली थी। इस तरह फिर इतना सब सुनने के बाद शीनो के दिमाग में उस गाँव को विजिट करने का बनता है। वहीं दूसरी ओर हम कुछ म्यूजिशियन
गर्ल्स को देखते हैं जो उसी गांव में इंटर करती हैं। उन सभी के साथ एक लड़का भी मौजूद होता है जिसका नाम ओसा केन होता है। अब यहाँ पर ओसा केन के लाइफ में कुछ गलत हुआ था जिसकी जानकारी हमें आगे कहानी में देखने को मिलेगा। इसके फिर कुछ देर बाद कोसुके शीनो को ढूंढते हुए रियो के पास आता है और वो उससे अपने भाई के बारे में जानकारी लेता है। इधर रियो को समझ में आ जाता है कि शीनो शायद उसी विलेज के लिए निकल गया होगा और इसीलिए फिर वो कोसुके को सारी बात बता देता है और उसे जल्दी से उसे वापस लाने को कहता है, वरना उसकी जिंदगी को खतरा हो सकता था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रियो का शीनो के लिए वो सोचना बिल्कुल सही था, क्योंकि शीनो उस गांव के लिए निकल चुका था और वो बीच में जंगल से होते हुए जाने लगता है। वो कुछ दूर आगे पहुंचा ही था कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे आके बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तब वो अपनी हालत को देखकर हैरान होता है, मगर उसे सबसे ज्यादा हैरानी तो इस बात की हुई कि कैसे उसने अपने भाई के सोल स्टोन को गायब कर दिया था। अब उसके पास उस सोल स्टोन को ढूंढने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था और इसीलिए वो अगले ही पल इधर से उधर सोल स्टोन ढूंढने की तलाश में जुट जाता है। आगे फिर इसी बीच जब उसकी नजर सामने की ओर जाती है तब वो वहाँ पर एक विशाल बंदर को देख के एकदम हैरान हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि शीनो उस बंदर से उसकी मदद करने को कहता है ताकि वो उसके सोल स्टोन को ढूंढने में मदद कर सके और अगले ही पल वो बंदर उसकी बात सुनने के बाद कुछ खोजने भी चला जाता है। फिर जब वो वापस आता है तब वो उसके हाथ में एक बड़ा सा गोल्ड प्लेट थमा देता है तो शीनो उसे बताता है कि वो इस गोल्ड प्लेट को नहीं बल्कि किसी और चीज को ढूंढने की बात कर रहा था। खैर इतने में हम देखते हैं कि शीनो के सामने उसका भाई और कोमुगी भी आ जाते हैं जो कि साथ में ही शीनो को ढूंढने के लिए निकले थे। इधर वो शीनो को सही सलामत देखकर काफी खुश होते हैं, मगर जब शीनो ने उनको उस बंदर के बारे में बताया तब वो काफी शॉक हो गए थे और ऐसा इसलिए क्योंकि वो बंदर वहाँ से जा चुका था। फिर इसके बाद कोसुके शीनो को अपने साथ आगे के टाउन में रेस्ट करवाने के लिए ले जाता है। वहीं जब विलेज के लोगों की नजर उन सभी पर पड़ती है तब वो उन्हें क्वारंटाइन में डाल देते हैं। असल में विलेज के मेयर को मालूम पड़ गया था कि वो सभी जंगल से आए थे और उनके अंदर डिजीज हो सकती थी और इसीलिए वो उन्हें कैद कर लेते हैं। कुछ देर बाद हम सेकी नाम के एक डॉक्टर को देखते हैं जिन्हें अपने कलीग जियोजो से मालूम पड़ता है कि कैसे उनके कैद में कुछ लोग क्वारंटाइन हुए हैं। वहीं ये वाली खबर अब उस म्यूजिकल गर्ल और असाकेन को भी मालूम पड़ चुकी थी। फिर कुछ देर बाद सेकी और जियोजो उन लोगों को चेक करने के लिए आते हैं और यहाँ पर कोमुगी जियोजो को देखकर एकदम हैरान हो जाता है क्योंकि वो उसके साथ आर्मी में पहले काम कर चुका था। खैर यहाँ पर इतना सब होने के बाद सेकी ने शीनो और बाकी सभी लोगों को बताया कि कैसे वो उन सभी का चेकअप करने वाली थी ताकि वो पता लगा सके कि कहीं उनके शरीर में कोई डिजीज तो नहीं है। इसी बीच असाकेन खिड़की से ये सब कुछ देख रहा था और जब उसकी नजर कोसुके पर जाती है तब वो हैरान हो जाता है। असल में वो उस बंदे को ढूंढ चुका था जिसके पीछे वो कई सालों से इंतजार कर रहा था। इधर सेकी ने शीनो और बाकी लोगों को कैद से बाहर कर दिया था क्योंकि वो लोग बिल्कुल सेफ थे, जिसके बाद फिर वो उन्हें पास के चर्च में ही रहने के लिए जगह दे देती है। इसी बीच हम देखते हैं कि शीनो मौके का फायदा उठाकर यहाँ से सोल स्टोन के तलाश में निकलने लगता है और ये बात कोसुके को भी मालूम पड़ जाती है। कोसुके उसे कहीं भी जाने से मना करता है पर शीनो ने यह ठान लिया था कि वो कैसे भी करके अपने भाई के सोल स्टोन को तो ढूंढ के निकालेगा। फिर कुछ दूर आगे जाने के बाद शीनो की टक्कर असाकेन से होती है, जहाँ वो उससे ये जानने की कोशिश करता है कि आखिर वो सभी इस विलेज में कब तक रुकने वाले हैं, जिस पर शीनो उसे सारी बात बता देता है। आखिर में फिर शीनो के जाने के बाद हम कोसुके को देखते हैं जो कि अब सेकी से बात करने के लिए आता है और यहाँ पर उसको मालूम पड़ता है कि कैसे जंगल में शीनो की किस्मत अच्छी थी क्योंकि वो जिस मंकी बीस्ट से मिलके आया था उसने कई लोगों की जान ली थी, पर क्योंकि उसके दिल में बच्चों को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर था इसलिए उसने शीनो को कल कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वहीं इसके बाद हम जियोजो को देखते हैं जिसे वही गोल्ड प्लेट मिल चुका था जिसे शीनो सेल में ही भूल गया था। आगे कुछ देर बाद हम देखते हैं कि कोसुके चर्च में प्रेयर कर रहा होता है, मगर तभी वहाँ पर असाकेन आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। असाकेन बताता है कि कैसे कोसुके ने उसके पूरे परिवार को डिस्ट्रॉय कर दिया था और इसीलिए वो उसे यहाँ पर खत्म करके अपना बदला लेने आया था। अब ये सारी बातें सुनने के बाद कोसुके उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो जिस व्यक्ति की तलाश में है वो मैं नहीं हूँ और इतनी ही देर में वहाँ पर शीनो भी आ चुका था, मगर उसके बावजूद भी असाकेन का हमला तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। यहाँ तक कि शीनो भी असाकेन को समझाता है कि वो किसी और की तलाश में है। अब ये सब चल ही रहा था कि इतने में कोसुके अपने वोल्फ फॉर्म में आ जाता है और तब असाकेन को रियलाइज होता है
कि दरअसल उसने किसी और बंदे को परेशान कर दिया। वहीं ये बात तब बिल्कुल सही साबित हो जाती है जब वहाँ पर म्यूजिकल गर्ल आ जाती हैं। वो भी यही रिवील करती हैं कि वो जिस व्यक्ति की तलाश में है वो शीनो नहीं है और न ही कोसुके है। अब यहाँ पर म्यूजिकल गर्ल कोकोनो ओसाकेन की गलतियों के लिए उन दोनों से माफी मांगती है। यहाँ पर शीनो माफ करने के लिए तैयार हो जाता है, मगर वो उनसे ये शर्त रखता है कि उसे उसके भाई का खोया हुआ सोल स्टोन ढूंढने में मदद करनी होगी। फिर कुछ देर बाद कोमुगी कोसुके के चोट पर फर्स्ट एड कर रहा था और तभी उसकी नजर कोसुके के टैटू पर जाती है। असल में कोमुगी इसीलिए हैरान था कि ठीक वही टैटू उसकी बॉडी पर भी था। खैर वो सभी यहाँ पर बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर जियो जो आ जाता है और वो उन्हें एक बैड न्यूज देता है। वो बताता है कि कैसे गांव के लोगों ने उसके हाथ में उस गोल्ड प्लेट को देख लिया था जिसे उसने सेल से पाया था। अरे वही गोल्ड प्लेट जो उस बांदर ने दिया था। यहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि वो सभी विलेजर उसी माउंटेन पर जाने वाले थे, मगर शीनो को इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है, जाना चाहते तो जाए। इसी बीच सेकी बताती है कि कैसे शीनो की किस्मत अच्छी थी क्योंकि उस मंकी स्पिरिट को बच्चों से कुछ ज्यादा ही लगाव था, इसीलिए वो बच्चों को कुछ नहीं करता। लेकिन जब उसके एरिया में कोई एडल्ट की एंट्री होती है तब वो उन्हें मौत के घाट उतार देता है। यहाँ पर सेकी को यह भी याद आता है कि कैसे वो बचपन में हर समर के दौरान उस मंकी स्पिरिट से मिलने जाया करती थी। यहाँ तक कि जब उसकी आखिरी बार मंकी से मुलाकात हुई थी तब उसने उसके हाथ में एक बेबी मंकी दिया था और साथ ही में उसे वादा भी किया था कि वो जल्दी ही उससे मिलने के लिए आएगी। इसके फिर कुछ समय बाद हम शीनो को देखते हैं जो कोसुके को बता रहा था कि उसे कैसे सोल स्टोन ना मिलने का बहुत दुख था। इतने में वहाँ पर असाकेन भी आ जाता है और वो उससे अपनी पिछली गलतियों के लिए माफी मांगता है। इस पर शीनो उससे ये जानने की कोशिश करता है कि आखिर उसका और उस म्यूजिकल गर्ल कोकोना का क्या कनेक्शन है। असाकेन बताता है कि कैसे कुछ समय पहले कोकोना ने उसकी जान बचाई थी और इसीलिए वो उसे अपनी बहन और माँ की तरह ट्रीट करता है। वहीं इतना सब जानने के बाद हम देखते हैं कि कैसे कोकोना उस मंकी स्पिरिट के पास आ चुकी है और वो उससे ये जानने की कोशिश करती है कि आखिर उसका मकसद क्या है। इधर मंकी स्पिरिट ने बताया कि कैसे वो बेबी मंकी के मरने के बाद खुद भूल चुका है कि आखिर उसकी लाइफ में मकसद क्या है। उसे इस बात का भी गम था कि जिस बच्ची ने उससे वादा किया था कि वो उससे जल्दी ही मिलने आएगी पर वो कभी आई ही नहीं और इस तरह से वो मंकी स्पिरिट पूरी तरीके से हताश था, अपने मकसद को बिल्कुल खो दिया था उसने। अब कुछ देर बाद गाँव के लोग सेकी के पास आकर उन्हें शीनो को थमाने को कहते हैं ताकि वो उन्हें जंगल में जाने के लिए गाइड कर सके, पर सेकी इस चीज के बिल्कुल खिलाफ में थी। तो फिर गांव वाले जबरन शीनो और उसके भाई को कैद कर लेते हैं और उन्हें माउंटेन पर ले जाने के लिए गाइड करने को कहते हैं। वहीं जब सेकी को ये बात मालूम पड़ती है कि गाँव वालों ने ऐसा किया तब वो काफी गुस्सा हो जाती है और शीनो और उसके भाई को ढूंढने निकल पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ सभी गाँव वाले शीनो की मदद से माउंटेन पर पहुँच चुके थे, पर हम देखते हैं कि वो मंकी स्पिरिट के बैरियर में फंस चुके थे। इतने में कारासुमा गलती से बैरियर को तोड़ देता है और तब जोरदार बारिश शुरू होने लगती है। वहीं इतने में हम देखते हैं कि मंकी स्पिरिट वहां आकर उन सभी पर लगातार हमला करने लगता है जिससे कई सारे गांव वालों की तो मौत भी हो जाती है। इसी बीच तब तक हम देखते हैं कि सेकी भी माउंटेन पर आ चुकी थी जहाँ उसे वही बेबी मंकी दिखता है जिसे उसने बचपन में मंकी स्पिरिट के हवाले किया था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक तरफ तो मंकी स्पिरिट गुस्से में आकर सभी चीजें तहस नहस कर रहा था, तभी शीनो उसे ऐसा करने से मना करता है, मगर इस पर मंकी कहता है कि कैसे वो सिर्फ उसी बच्ची की बात सुनेगा जिसने उसे बचपन में मिलने का वादा किया था। और इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर खुद सेकी आ जाती है और वो मंकी को उसके रियल नाम से बुलाकर यह विश्वास दिलाती है कि वो वही बचपन वाली लड़की है। अब यहाँ पर शीनो चाहता था कि सेकी उस मंकी से बात करके सब कुछ तहस नहस मचाने से रोक सके, पर यहाँ पर सेकी साफ मना कर देती है और उसने समझाया कि कैसे ये जंगल इस मंकी स्पिरिट की जगह है और इसीलिए अगर कोई आउटसाइडर यहाँ पर हमला करता है तब इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। खैर बाद में फिर मंकी स्पिरिट बिल्कुल शांत हो जाता है और तब सेकी ने उससे वादा किया कि वो अगली बार अब जिस बच्ची से मिलेगा वो उसकी खुद की बेटी होगी। इसी बीच वहाँ पर कोकोनो भी आ जाती है जिसे वो सोल स्टोन मिल चुका था और वो उसको शीनो के हवाले कर देती है। इसके बाद वो सभी लोग वापस गाँव में आ जाते हैं जहाँ पर रात गुजारने के बाद वो समय आ चुका था जब शीनो और बाकी लोग यहाँ से जाने लगते हैं। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम एक व्यक्ति को देखते हैं जो कि बर्फ के अंदर अपनी आखिरी सांसों को गिन रहा होता है और
तभी उसे किसी स्पिरिट की आवाज सुनने को मिलती है। तो फिर जब इस व्यक्ति ने बताया कि वो अपनी बहन को वापस देखना चाहता है और उसे अभी मरना भी नहीं है, तो यह सुनकर वो स्पिरिट उसकी इस विश को फुलफिल कर देती है। वहीं फिर करंट समय में हम उसी व्यक्ति को देखते हैं जो ट्रेन में सवार था, जिसके बाद हम देखते हैं कि शीनो और कोसुके भी ठीक उसके ही बगल में आ बैठते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि उस व्यक्ति की नजर सिर्फ इन दोनों पर ही टिकी हुई थी और वहीं शीनो को कुछ जाना पहचाना फील हो रहा था। कुछ देर बाद बाहर का मौसम अचानक से बारिश वाला हो जाता है, जिसके बाद वो कब बर्फ में बदल गया उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सका। और इस ठंडे ठंडे माहौल के बीच कोसुके बाहर चाय लेने के लिए जा चुका था, जहाँ पर उसके जाने के बाद एक ड्रंक मैन उनके बगल में बैठने की जिद करने लगता है। यहाँ तक कि वो शीनो पर गुस्सा दिखाने की कोशिश करता है, पर वो उस ड्रंक मैन को किनारे फेंक देता है। तब तक फिर वहाँ पर कोसुके भी आ जाता है और वो उस ड्रंक मैन को आई बॉल मॉन्स्टर के जरिए बाहर ही फंसा देता है। इधर वही वो बर्फ वाला व्यक्ति इन सभी चीजों को देखकर पूरी तरीके से हैरान था और वो एक तरीके से उन दोनों से डर भी चुका था। ट्रेन आगे बढ़ती है और अगला स्टॉप आता है, जहाँ पर एक प्रीस्ट उस ट्रेन में सवार हो चुका था और वो अंदर आते ही कुछ स्पिरिट को महसूस कर लेता है और इसके बाद वो उसे ढूंढने के लिए भी निकल जाता है। कुछ देर बाद वो प्रीस्ट घूमते फिरते इन सभी के केबिन के बाहर भी आ जाता है और वो प्रीस्ट अंदर से आ रहे स्नो फीलिंग को देखकर समझ भी जाता है कि उसके अंदर जरूर कोई स्पिरिट मौजूद है। वो अंदर आते ही 3 स्पिरिट को देखकर एकदम शॉक हो जाता है। इसी बीच उस व्यक्ति को प्रिंसेस स्पिरिट बाहर निकल कर आ जाती है और वो उस प्रीस्ट को घायल करके अपने स्नो में कैद कर लेती है। और इसी बीच जब शीनो की नजर उस प्रिंसेस पर जाती है तब वो हैरान हो जाता है और यहीं पर हम देखते हैं कि वो स्नो प्रिंसेस उसके करीब आकर उसके माथे पर किस कर देती है। यहाँ पर वही बर्फ वाला व्यक्ति ये जानकर हैरान होता है कि शीनो और प्रिंसेस एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। असल में बात यह है कि जब शीनो जंगल में जाया करता था तब वो प्रिंसेस उसके पास आकर सिंगिंग किया करती थी। आगे फिर वो व्यक्ति शीनो को ये रिवील करता है कि कैसे वो प्रिंसेस हमेशा उसके ऊपर चिपकी रहती है और इसीलिए अब वो उससे पीछा छुड़ाना चाहता है। इसकी वजह से वो व्यक्ति ना ही कोई गर्लफ्रेंड बना पा रहा था और हर वक्त उसके हाथ ठंडे रहते हैं, जिससे हर कोई उससे हैरान हो जाता है। मगर यहाँ शीनो उसकी मदद करने से इनकार कर देता है क्योंकि उसे मालूम पड़ चुका था कि कैसे प्रिंसेस स्नो ने उस व्यक्ति की जान बचाई थी और अगर वो उसका साथ छोड़ती है तब उस व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। लेकिन इतना सब सुनने के बाद भी वो व्यक्ति उससे पीछा छुड़ाने की बात करता है, जिस पर शीनो उसे ये बताने वाला था कि आखिर प्रिंसेस स्नो ने उसे जिंदा बचाने के लिए अपनी सबसे अनमोल चीज की कुर्बानी दी थी। लेकिन जब तक शीनो उसे इस बारे में बता पाता तब तक प्रिंसेस स्नो उसे कुछ भी कहने से मना कर देती है और इस तरीके से उस व्यक्ति को ये बात समझ आ चुका था कि वो प्रिंसेस स्नो के बारे में कुछ और ही समझ रहा था। वहीं फिर कुछ देर बाद शीनो और कोसुके अपनी मंजिल पर पहुंच चुके थे और इसलिए वो यहाँ से जाने लगते हैं। वहीं पर वो व्यक्ति प्रिंसेस स्नो के साथ उन्हें जाने से पहले ग्रीट करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कोसुके शीनो से यह जानने की कोशिश करता है कि आखिर वो कौन सी अनमोल चीज थी जिसे प्रिंसेस ने कुर्बान करी थी। तब शीनो उसे बताता है कि प्रिंसेस स्नो ने उस व्यक्ति की जान बचाने के लिए अपनी मधुर आवाज की कुर्बानी दी थी और अब वो कभी भी उसकी मधुर आवाज वाली सिंगिंग को नहीं सुन सकता है। इसके बाद फिर हम वही फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ वो स्नो व्यक्ति अपनी आखिरी सांसों को गिन रहा था और उसी वक्त उसके पास प्रिंसेस स्नो आती है। उसे जब मालूम पड़ता है कि वो व्यक्ति अपने बहन से वापस से मिलने का इंतजार कर रहा है तब वो उसकी लाइफ को रिवाइव करने में मदद करती है। कुछ देर बाद दूसरी तरफ हामाजी जो अपने भाइयों का इंतजार कर रही थी कि वो उससे जल्दी मिलने के लिए आएंगे, मगर वो सभी तो कोमुगी के घर पर ही रुक जाते हैं, जहाँ उनकी नजर ओसाकेन और कोकोनो पर जाती है, जो कि दरअसल अब उनके शहर में कुछ समय रहने वाले थे। खैर इसके बाद हम हामाजी को देखते हैं जो अब अपने लिए नया स्कूल ढूंढ चुकी थी और वो फाइनली ओसाके से छुटकारा पाने के बाद वहाँ पर मेडिकल स्टूडेंट बनने की तैयारी करना शुरू करना चाहती थी। वो मेडिकल की तैयारी इसलिए करना चाहती थी ताकि वो अपने भाई के इलाज में कुछ मदद कर सके। वहीं अगले दिन हामाजी के स्कूल जाने से पहले कोसुके उसे ढेर सारे केक दे देता है, जिसके बाद वो स्कूल के लिए निकल पड़ती है। वहीं जाने से पहले उसने कोसुके से बताया था कि वो शीनो से कुछ बुक्स उसके स्कूल में डिलीवर करवाना चाहती है। ये बात सुनकर वो सभी हैरान थे क्योंकि हामाजी गर्ल्स स्कूल में जा रही थी जहाँ लड़कों का आना मना था, पर हामाजी जानती थी कि शीनो बिल्कुल उसकी छोटी बहन की तरह दिखता है, इसीलिए उसके स्कूल में आने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इस तरह फिर रात का समय आ चुका था जहाँ शीनो उन बुक्स के
साथ हामाजी के स्कूल में आ चुका था। हाँ, वो बात अलग थी कि उसके साथ कोसुके भी मौजूद था, मगर फिर वो खुद अंदर जाने के बजाय शीनो को बुक्स के साथ अंदर भेज देता है। इसी दौरान हम हामाजी को उसके नए रूममेट सुजू के साथ देखते हैं, जो कि जल्दी कुछ समय में एक दूसरे के अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। इतने में हामाजी की नजर कारासुमे पर जाती है, जो उसके विंडो पर आकर शीनो के बारे में बता रहा था, जो कि बाहर उसका इंतजार कर रहा है। फिर इसके कुछ देर बाद हामाजी अपने भाई से मिलने चली जाती है, जहां वो बुक्स एक्सचेंज करते हैं। जिसके बाद शीनो वहां से जाने वाला था, मगर तभी बीच रास्ते में उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है और वो एक अजीब सी चीज देखकर ट्रॉमेटाइज हो जाता है। अगले दिन हर कोई ये देखकर हैरान था कि कैसे शीनो कल के हादसे के बाद बिल्कुल ही परेशान हो चुका है। वहीं जब उन लोगों ने उससे ये जानने की कोशिश करी कि आखिर उसने कल के दिन क्या चीज देखी थी, तब वो उन्हें रिवील करता है कि कैसे उसने एक सॉफ्ट टॉय जैसे दिखने वाले गार्ड को देखा था। और यहाँ फिर जब शीनो उस गार्ड की फोटो बनाता है, तब हर कोई उसे देखकर हंसने लगता है। साफ जाहिर था कि उन लोगों को इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था और वो उसका एक भ्रम बताने लगते हैं। इसके बाद हम हामाजी को उसके स्कूल में देखते हैं, जहाँ उसकी प्रेसिडेंट उसके पास आके कल रात के बारे में पूछने लगती है। उसे मालूम पड़ चुका था कि कैसे हामाजी कल रात के वक्त डोम से बाहर गई थी, जो कि स्कूल के रूल्स के खिलाफ था। फिर वो हामाजी को दोबारा इस तरह का काम करने से मना करके यहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी ओर ओसाकेन ये डिसाइड करता है कि उन्हें दोबारा स्कूल में जाकर ये चेक करना चाहिए कि आखिर वो कौन सी चीज थी जिसकी वजह से शीनो को अब तक सदमा लगा हुआ था। इसके बाद वो शीनो को भी अपने साथ शामिल करने को कहता है, मगर वो मना कर देता है। पर जब ओसाकेन ने उससे कहा कि अगर वो सही टाइम पर उस डीमन का सामना नहीं करते, तब उसके बहन हामाजी को कुछ भी दिक्कत हो सकती है। इस तरह अपनी बहन की फिक्र करते हुए शीनो भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं रात के वक्त जब वो तीनों उस जगह पर पहुंचते हैं, तब उनकी उसी डीमन से मुलाकात होती है, जो हूबहू सॉफ्ट टॉय की तरह ही दिख रहा था। और अब जाकर उन सभी को शीनो की बातों पर विश्वास होता है। वहीं ये मॉन्स्टर उन्हें बताता है कि कैसे वो उसके ग्राउंड में स्कूल के खिलाफ में गए और इसीलिए अब वो उन्हें पनिशमेंट देगा। यह सुनते ही ओसाकेन यहाँ से जाने लगता है और तब शीनो को उसके ऊपर गुस्सा आता है, क्योंकि वही तो था जिसने उसे यहाँ लाया था, मगर अब वो खुद ही यहाँ से भाग रहा था। लेकिन इतने में वो मॉन्स्टर उन सभी पर हमला करने लगता है। पर तभी फिर कोसुके उस डीमन के सामने आके उन दोनों के लिए माफी मांगने लगता है और इसके बाद उसने खुद को रियल फॉर्म में लाने के बाद डीमन को बताया कि कैसे वो तो बस यहाँ पर खतरा चेक करने आए थे, मगर अब उन्हें विश्वास हो चुका है कि वो इस जगह का गार्ड है और वो उनकी बहन का अच्छे से ख्याल रख रहा होता है। इसके बाद अगले सीन में हम शीनो की बहन को देखते हैं, जो अपने क्लास की उन्हीं लड़कियों से मिलती है और वो यहाँ पर उन्हें अपने रूममेट के बारे में भी बताती है। लेकिन इधर वो लड़कियां उसके रूममेट के बारे में सुनकर थोड़ा हैरान होती हैं, क्योंकि उन्होंने उसके लिए एक अकेले का रूम बनाया था, न कि उसके साथ किसी रूममेट का। अब हामाजी को कुछ समझ न आए, इसीलिए वो फटाक से अपने कमरे में रूममेट से मिलने चली जाती है, जहाँ पर उसे रूममेट की बजाय एक सॉफ्ट टॉय दिखता है। वो हूबहू उसी डीमन की तरह था, यानी कि जो डीमन बाहर स्कूल की देखभाल कर रहा था, वो असल में उसका रूममेट भी बना हुआ था। खैर, इसके बाद अगले सीन में दूसरी तरफ हम शीनो को एक चर्च में देखते हैं, जहाँ उसे खुद सातोमी ने यहाँ भेजा था ताकि वो सोसुके के साथ यहाँ पर मौजूद रह सके। अब इसी बीच हम देखते हैं कि चर्च में सभी लोग किसी न किसी इलनेस से गुजर रहे थे और सोसुके यहाँ पर उन सभी के लिए प्रे कर रहा होता है। इसी बीच शीनो के पास एक लेडी आती है, जो उसके बगल में आकर बैठ जाती है। कुछ ही पलों में उन दोनों के बीच में अच्छी बॉन्डिंग भी हो जाती है और यहाँ शीनो उसे जाते वक्त एक लॉकेट देता है ताकि उसकी बीमारी जल्दी से ठीक हो जाए। वहीं शीनो की इस नादानी ने उस लड़की के दिल में छोटी सी जगह बना दी थी। इसके बाद अगला दिन आता है, जहाँ ओसाकेन मार्केट से होते हुए कहीं पर जा रहा था, मगर तभी उसकी नजर उसी व्यक्ति पर पड़ती है जिसने उसके घर वालों को मौत के घाट उतारा था। यह देखते ही वो अगले ही पल उस लड़के का पीछा करने लगता है, मगर तभी उसके सामने गेनपाची आ जाता है और इस वजह से वो अनजान व्यक्ति उसकी नजर से गायब हो जाता है। खैर, यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि अब गेनपाची फिर से मिलिट्री में शामिल हो चुका है। उसी रात वो औरत एक इन में बैठी हुई थी, जहाँ हमें उसका नाम मालूम पड़ता है। इस लेडी का नाम कोहुके होता है और ये इन में प्लेजर का काम
काम करती हैं। इधर वो सबसे फेमस थी क्योंकि उसकी आंखें औरों से काफी अलग थी। वहीं दूसरी ओर ओसाकेन अब कोकोनो को बताता है कि कैसे उसने उस आदमी को देखा था जिसने उसके परिवार पर हमला किया था। उसे अब मालूम पड़ चुका था कि वो आदमी सोसुके नहीं था, बल्कि उस आदमी के चेहरे पर तलवार का निशान था जो कि उसने खुद दिया था। खैर कुछ समय बाद जब ओसाकेन अकेले में प्रैक्टिस कर रहा होता है तभी वहाँ पर शिनो आ जाता है और तब ओसाकेन उसे ये स्किल सिखाने का ऑफर भी करता है, मगर शिनो यार मुझे नहीं सीखनी यार, मना कर देता है। आगे फिर वहाँ पर सोसुके आ जाता है और तब ओसाकेन उससे ये जानने की कोशिश करता है कि क्या उसका कोई दूसरा भाई भी है क्या। असल में वो जिस व्यक्ति से मिला था वो हूबहू उसी की तरह दिखता है, इसीलिए ज्यादातर चांसेस थे कि वो दोनों भाई भी हो सकते थे। लेकिन इस पर सोसुके कहता है कि जब आखिरी बार उसके साथ वो हादसा हुआ था तब उसकी उसी के साथ सारी मेमोरीज चली गई थी, इसलिए अभी उसे कुछ ज्यादा याद है नहीं। खैर इसी बीच वहाँ पर कोकोने भी आ जाती है और तब शिनो को थोड़ा अजीब सा महसूस होता है। फिर अगले ही पल शिनो उन दोनों के चेस्ट को टच करता है जहाँ उसे मालूम पड़ा कि कैसे कोकोनोए के पास दिल नहीं है, जिस पर वो बताती है कि जब वो आखिरी बार ओसाकेन से मिली थी तब उसका दिल काम करना बंद कर चुका था और इसीलिए उसने उसकी जान बचाने के लिए अपना दिल उसके हवाले कर दिया था। हम दिल दे चुके सनम, वाह वाह वाह, बढ़िया है बढ़िया है। इसके बाद अगला दिन आता है जहाँ पर शिनो अपने भाई के साथ वापस ओल्ड चर्च के लिए निकल पड़ता है और इसी बीच हम कोहुके को देखते हैं जो अब अपनी बीमारी की वजह से बुरी तरह परेशान हो चुकी थी और अब वो अपने आखिरी दिनों के करीब आ चुकी थी। इतने में हम देखते हैं कि उसके पास वही अनजान व्यक्ति आता है। यहाँ पर वो कोहुके के पास इसलिए आया था ताकि वो उसे उसकी जान के बदले उसकी एक आंख को ले जा सके। वहीं दूसरी ओर शिनो जब चर्च में होता है तब वो दो नन से डरकर भाग जाता है, जहाँ पर फिर वो कुछ देर बाद गेनपाची से मिलने जाता है। इसी बीच उनकी टक्कर ओसाकेन से भी हो जाती है और वो सभी आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर वो अनजान व्यक्ति फिर से आ जाता है और वो इस बार सब कुछ स्टॉप करके शिनो से बात करने पहुंच जाता है। इधर वो अनजान व्यक्ति शिनो को बताता है कि वो उसका असली भाई यानी कि सोसुके है और उसे एक चीज की तलाश है। यहाँ तक कि वो शिनो को ये तक कह देता है कि वो जिसे सोसुके समझ रहा है वो तो कोई और है। अब इधर गेनपाची शिनो से ये जानने की कोशिश करता है कि आखिर वो इसे कैसे जानता है, मगर शिनो ने तो उसे पहचानने से इनकार कर दिया कि मैं इसे नहीं जानता। अब इसके बाद शिनो सातोमी के पास चला जाता है ताकि वो उससे जान सके कि आखिर वो व्यक्ति था कौन। यहाँ पर सातोमी बताता है कि कैसे उस हादसे के बाद सोसुके के शरीर के दो हिस्से हो गए थे और वो व्यक्ति उसी का दूसरा हिस्सा था। इसके बाद अगले ही पल शिनो सोसुके के पास आ जाता है, मगर वो चाह कर भी इस बात को खुद से उसे शेयर नहीं कर पाता। यानी कि यहाँ पर शिनो डिसाइड करता है कि वो इस बात को खुद तक ही रखेगा। इसी बीच हम ओसाकेन को देखते हैं जो कि अब उस शेडो की तलाश में निकल पड़ा था, मगर उसका फ्रेंड उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो किसी भी हालत में एक शेडो को नहीं पकड़ सकता है। खैर इसके बाद शिनो और कोसुके चर्च से बाहर तो आ जाते हैं, मगर यहाँ शिनो ने यह ठान लिया था कि वो किसी भी हालत में उस सेकेंड हाफ को तो ढूंढ कर रहेगा। इसके बाद हम वापस से उसी औरत को देखते हैं जो अब उसी शेडो से डील करके अपनी एक आंख को बेच चुकी थी। वहीं इसी दौरान हम देखते हैं कि कोसुके का शेडो ऊपर बैठा ओसाकेन को देख रहा था और उसे विश्वास था कि चाहे कुछ भी हो जाए मगर वो उसे बिल्कुल भी नहीं ढूंढ पाएगा। इसी तरह फिर अगला दिन आ जाता है जहाँ ओसाकेन अभी तक उस शेडो को नहीं ढूंढ सका था, मगर उसे शिनो पर थोड़ा शक था कि कहीं वो तो उसके बारे में जानता तो नहीं है ना। इसके बाद हम देखते हैं कि वो शिनो पर हमला करके उसे पकड़ लेता है, मगर यहाँ पर शिनो पहले ही क्लियर कर देता है कि वो शेडो भले ही उसके बारे में सब कुछ जानता हो और यहाँ तक वो सोसुके की तरह हूबहू दिखता है, मगर मैं उसके बारे में एक भी चीज नहीं जानता। हाँ, और यहाँ तक उन दोनों का एक दूसरे से कोई ताल्लुकात भी नहीं था। खैर फिर किसी तरह ये मामला शांत हो जाता है और फिर शिनो की नजर ओसाकेन के टैटूज पर जाती है और वो देखता है कि ये टैटूज ठीक बाकी जेम्स रखने वाले लोगों की तरह था। खैर फिर इसके कुछ देर बाद शिनो और सोसुके चर्च में आ चुके थे, जहाँ सोसुके अपने रिपेयर के काम में लग गया था, मगर इसी बीच कोहाकू की नजर शिनो पर पड़ती है और वो आपस में बात करने लगते हैं। अब इधर बातों ही बातों में शिनो ने उसके परिवार के बारे में पूछ लिया, जहाँ कोसुके अब उसे सारी सच्चाई बताने का सोचती है। वो सबसे पहले बताती है कि वो किस तरह का काम करती थी
और उसे यहाँ पर जबरन लाया गया था। वो कहती हैं कि उसका परिवार तो अभी तक उसके वापस आने का इंतजार कर रहा है। जब ये सारी बातें चल रही थी तब दो नन वहाँ पर मौजूद थी और उन्हें पता था कि कोहाकू उसे जो कुछ भी बता रही है वो बिल्कुल झूठ था, और इसीलिए फिर वो कोहाकू के जाने के बाद शीनो को सारी बात बता देती है कि कैसे वो उसे सब कुछ झूठ बोल रही थी, क्योंकि उसके परिवार को मरे हुए तो काफी साल बीत चुके थे। असल में कुछ साल पहले कोहाकू के विलेज पर कुछ बैंडिट ने हमला किया था और उन्होंने उसके परिवार को मारने के बाद उसे यहाँ पर ले आए थे। इसके फिर कुछ देर बाद हम कोहाकू के फेवरेट कस्टमर को देखते हैं जो उससे मिलने के लिए आया हुआ था। ये कस्टमर असल में इसी इन का ओनर था और वो कहीं ना कहीं कोहाकू से काफी प्यार भी करता था। वहीं दूसरी ओर जब शीनो और सोसु के काम करके थक चुके थे तभी वहाँ पर सातोमी आता है और वो शीनो को पार्सल देके यहाँ से जाने का सोच रहा था। इतने में हम वापस से उसी कस्टमर को देखते हैं जो यहाँ से गुजर रहा था और वो ये देखता है कि कैसे शीनो और सातोमी में काफी अच्छी बातचीत चल रही है। और फिर वो सातोमी के जाने के बाद खुद शीनो से जानने की कोशिश करता है कि क्या वो सातोमी का जानने वाला है, जहाँ शीनो ने बताया कि कैसे वो उसका गार्डियन है और कुछ नहीं। खैर इतना सब जानने के बाद वो व्यक्ति शीनो को अपने साथ कोहाकू से मिलने के लिए कह देता है और शीनो इस चीज के लिए मान जाता है। फिर कुछ देर बाद शीनो उस व्यक्ति के साथ उसी ब्रोथेल में पहुंच जाता है जहां कोहाकू काम करती थी। इधर जब कोहाकू की नजर शीनो के ऊपर जाती है तब वो उस व्यक्ति पर गुस्सा हो जाती है, मगर यहाँ उस कस्टमर ने बताया कि कैसे उसने यहाँ पर शीनो को इसलिए लाया है ताकि वो उसके जरिए सातोमी को कोहाकू के पास ले आए और उससे माफी दिलवा सके। असल में जब उन बैंडिट ने कोहाकू के परिवार पर हमला किया था तब सातोमी टाइम पर जाकर उनकी जान बचा सकता था, मगर उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं और इसीलिए उस कस्टमर ने ये सब किया ताकि वो सातोमी से कोहाकू के लिए सॉरी दिलवा सके। लेकिन ये चीज कोहाकू को बिल्कुल पसंद नहीं आती, इसीलिए वो शीनो को यहाँ से ले जाने का सोच लेती है, मगर इसी हाथापाई के बीच में एक गोली चल जाती है जो सीधे शीनो के गले में जाकर लग जाती है। ये देखते से कोहाकू काफी हैरान हो जाती है, पर यहाँ सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि कारासुमे अब शीनो के बॉडी पार्ट को पूरी तरीके से कवर कर लेता है और उसके बाद वो उस व्यक्ति को खुद खा जाता है। इतना सब होने के बाद भी शीनो की काफी हालत खराब थी और इतने में गेनपाची को यहाँ पर भेज दिया जाता है, जहाँ वो शीनो को इस हालत में देखकर फटाक से यहाँ से ले जाने लगता है। हाँ, वो बात अलग थी कि इतने में सातोमी को अपने स्पिरिट से शीनो के बारे में मालूम पड़ गया था और वो अगले ही पल गेनपाची के सामने आ जाता है और यहाँ से वो शीनो को संभाल कर शीनो के घर पर ले आता है। इसके बाद सोसुके को भी शीनो के बारे में मालूम पड़ जाता है और वो भी उसे देखने के लिए यहाँ तक आ जाता है। यहाँ पर सब लोग देखते हैं कि कैसे शीनो की हालत काफी खराब थी और उसके पूरे शरीर पर कारासुमे ने कब्जा कर दिया था। और यहाँ पर हैरानी की बात तो ये थी कि खुद मारासुमे ही शीनो की बॉडी को ठीक कर रहा था। इधर फिर जब उन सभी को लगा कि शीनो के बचने के तो ना के बराबर चांसेस है, तब शीनो अचानक से उठ जाता है और तब वो सबसे पहले अपना पेट भरने का सोच लेता है। यहाँ पर हैरानी की बात ये थी कि इतना सब कुछ हुआ था मगर शीनो को चुटकी भर भी डर नहीं लग रहा था। अब ये चीज सोसुके को बिल्कुल पसंद नहीं आती और इसीलिए वो उसे थप्पड़ मारकर सही कर देता है और फिर इसके बाद गुस्से में सोसुके यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हम सातोमी को देखते हैं जो शीनो को रिवील करता है कि कैसे उसकी स्पिरिट ने आसपास बाउंड्री बना दी है और इसीलिए वो चाहकर भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकता है। खैर इसके बाद दूसरी तरफ सोसुके चर्च में पहुँच जाता है जहाँ उसे कोहाकू दिखती है जो यहाँ पर पहले से ही मौजूद थी और वो शीनो के लिए प्रे कर रही होती है। तो यहाँ पर सोसुके उसे बता देता है कि कैसे शीनो अब पहले से ठीक है और उसे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस इतना सुनने के बाद कोहाकू यहाँ से जाने लगती है और तभी वो दोनों नन उसके अंदर के ओरा को फील कर लेते हैं। इधर उन्होंने सोसुके को बताया कि कैसे उसे कोहाकू से दूर रहने की जरूरत है क्योंकि उसने अपने सोल को काफी पहले ही बेच दिया है और वो जल्दी ही एक मॉन्स्टर बन जाएगी। वहीं दूसरी ओर हम शीनो को देखते हैं जो काफी अकेला था और नहाने की कोशिश कर रहा था। ठंडे ठंडे पानी में नहाना चाहिए। इसी बीच मारासुमे की भूख धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और इस तरह शीनो खुद से कंट्रोल खोने लगता है और हम देखते हैं कि उसका पूरा शरीर आग की तरह उबलने लगा। इतने में सातोमी को इस बारे में मालूम
मालूम पड़ जाता है और इसीलिए वो अपने स्किल के जरिए शीनो को खुद से चिपका लेता है ताकि वो उसकी लाल एनर्जी को अपने अंदर समा सके। अब उसके इस तरह की कोशिश करने की वजह से शीनो खुद पर काबू तो कर लेता है, मगर अब सातोमे की हालत काफी नाजुक हो चुकी थी। वहीं दूसरी ओर हम फिर से कोहाकू को भी देखते हैं, जिसकी भी अब काफी नाजुक हालत हो चुकी थी और वो सीधे अपने दोस्त के रूम पे चली जाती है। वो जब अपने दोस्त से बात करने के बाद कमरे में जाने वाली थी कि तभी उसकी हालत और ज्यादा खराब हो जाती है और वो नीचे गिर जाती है। और इतने में जब उसकी दोस्त कोहाकू को देखने आती है तब वो एक मॉन्स्टर में तब्दील हो जाती है और हम देखते हैं कि वो तो अपने ही दोस्तों को मौत के घाट उतार देती है। उसके बाद हम दूसरी तरफ सातोमी के कलीग को देखते हैं जो अब सातोमी से मिलने के लिए जा रहे थे, मगर वो उसे शीनो के साथ एकदम अलग तरीके से देखकर हैरान होते हैं। यहाँ पर उन्होंने ये भी देखा कि कैसे शीनो अब एक 18 साल के बच्चे में तब्दील हो चुका था और ये चीज सभी को हैरान कर देती है। खैर इसी बीच दूसरी तरफ हम कोहाकू को भी देखते हैं जो कि अब अगले दिन होश में आ चुकी थी, मगर जब उसे रियलाइज होता है कि उसने तो अपने दोस्त के साथ क्या कर दिया है तब वो काफी दुखी होती है। वहीं दूसरी ओर गेनपाची को कोहाकू के दोस्त के डेड बॉडी के बारे में खबर मिल चुकी थी और उसे ही अब यहाँ पर आगे की जांच भी करनी थी। वो सातोमे के पास आ जाता है जहाँ वो उसे रिवील करता है कि कैसे उस दोस्त की मौत के पीछे कोहाकू का हाथ हो सकता है, मगर क्योंकि वो खुद ही तब से गायब थी। इधर गेनपाची ने उसे ये भी रिवील किया कि कैसे कोहाकू उसी विलेज में रहती थी जहाँ कुछ साल पहले सातोमी मिशन के तौर पर गया था, मगर वो किसी की भी जान नहीं बचा सका। खैर इसके बाद दूसरी तरफ कोबांगो की नजर शीनो की बॉडी पर जाती है और उसे समझ में आ जाता है कि अगर गेनपाची ने उसे इस तरह देख लिया तब वो काफी एक्साइटेड हो जाएगा और इसीलिए वो गेनपाची को यहाँ से ले जाने लगता है ताकि वो उसे शीनो से दूर रख सके। वहीं दूसरी ओर सोसुके जो कि चर्च में होता है, यहाँ पर उसकी नजर कोहाकू के पास जाती है जो कि यहाँ पर शीनो से मिलने आई थी। यहाँ पर कोहाकू के कपड़े पर ढेर सारे खून के धब्बे को देखकर सोसुके को समझ में आ गया था कि कोहाकू के साथ कुछ तो हुआ है। अब यहाँ पर इतने में कोहाकू बताती है कि कैसे वो जब से शीनो से मिली थी तब से वो अपने पुराने पास्ट को याद करने लग गई थी जिसे वो काफी समय पहले ही भूल चुकी थी। इधर सोसुके को समझ में आ गया था कि शायद शीनो ने कोहाकू के बेनिफिट्स के लिए उसकी इस विश को फुलफिल कर दिया होगा। खैर इतने में हम फिर से शीनो को देखते हैं जो कि अब कोहाकू से मिलने की जिद करने लगता है, मगर सातोमी उसे यहाँ से बाहर जाने से मना कर देता है क्योंकि शीनो की पावर किसी पर भी भारी पड़ सकती थी। तो इतने में शीनो बताता है कि उसे इन की बजाय चर्च में जाना था ताकि वो सोसुके के साथ टाइम स्पेंड कर सके। तो सातोमी इस चीज के लिए तो मान जाता है। वहीं दूसरी ओर सोसुके जब कोहाकू के पास जाने की कोशिश कर रहा था तब वो नोटिस करता है कि कैसे वो एक मॉन्स्टर में तब्दील होने लगी थी। इतने में वहाँ पर सातोमी आ जाता है और वो कोहाकू से पूछता है, बताओ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। इस पर कोहाकू को भी समझ में आ गया था कि उसका अब आखिरी पल आ चुका है और इसीलिए वो सातोमी से पूछती है कि आखिर तुमने मेरे परिवार को क्यों नहीं बचाया। तो इस पर सातोमी बताता है कि जब तक वो उन सभी को बचाने के लिए विलेज में पहुंचा था तब तक उन्हें बैंडिट ने मार दिया था। और यहाँ इतना सब सुनने के बाद कोहाकू के आंखों में से आंसू गिरने लगते हैं। खैर इतने में वहाँ पर शीनो भी आ जाता है जिसे एक अलग ही रूप में देखकर सोसुके और कोहाकू भी हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर शीनो अपनी तलवार को बाहर निकालकर कोहाकू को बताता है कि कैसे वो उसे आज से आजाद करने वाला है। इसी के साथ शीनो ये भी बताता है कि वो भले ही खुद को एक मॉन्स्टर की तरह समझ रही है, मगर वो उसकी नजर में एक नेक दिल और एक अच्छी लड़की है और हमेशा अच्छी ही रहेगी। इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि शीनो और सोसुके पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और यहाँ सोसुके चाहता था कि वो शीनो को हामाजी के पास ले जाए ताकि वो उसके नए रूप को देख सके, मगर यहाँ शीनो ने बताया कि कैसे वो फिलहाल के लिए आराम करना चाहता है। तो फिर ये सुनकर सोसुके उसके लिए चाय लेने चला जाता है और जब वो वापस आता है तब वो शीनो को फिर से उसके नॉर्मल रूप में देखकर एकदम हैरान हो जाता है। वहीं दूसरी ओर हम चर्च के एल्डर को देखते हैं जिन्हें शीनो की पावर के बारे में मालूम पड़ चुका था और अब वो सातोमी को अपने मीटिंग में बुलाते हैं ताकि वो उसके जरिए शीनो को उनके पास बुला सके। असल में वो लोग अब शीनो को एजलेस गार्डियन की तरह देखने लगे थे और वो किसी भी हालत में शीनो को यहाँ बुलाना चाहते थे। बुलाती है मगर जाने का नहीं, ठीक है दोस्तों। वहीं दूसरी ओर शीनो अपने साथ हो रहे पिछले कुछ दिनों की वजह से काफी थक चुका था और इसीलिए वो ज्यादातर आराम करने में बिजी था। फिर वो कुछ देर के लिए बाहर वॉक पर निकल जाता है
पर उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी सोसुके के शेडो के साथ टक्कर हो जाएगी। यहाँ वो शेडो शीनो को रिवील करता है कि कैसे वो सोसुके का ही पार्ट है, मगर वो उसका असली भाई है और उसके साथ वाला वो सोसुके वो तो फेक सोसुके है। यहाँ पर शेडो शीनो को विश्वास दिलाने के लिए उसकी बचपन का एक मोमेंट भी बताता है जो कि सिर्फ उन दोनों को ही मालूम पड़ सकता था। अब यह सुनने के बाद शीनो काफी हैरान होता है और इसी बीच शेडो शीनो को गले लगा लेता है और इसी के साथ वो उसके जेब में हाथ डाल देता है और ये चीज शीनो भी नोटिस नहीं कर पाता है। खैर इसके बाद वो शेडो तो यहाँ से निकल जाता है और फिर हम शीनो को देखते हैं जो थोड़ा दूर चलने के बाद उसके साथ वाले सोसुके से टकरा जाता है। अब यहाँ पर शीनो के दिल में ये बात थी कि क्या इस वाले सोसुके को वो बचपन वाली मोमेंट याद होगी या नहीं, और फिर यही डाउट के साथ जब उसने ये बात सोसुके से पूछी तब वो उसे सारी बातें बता देता है और बस ये सुनने के बाद तो शीनो की आंखों में से आंसू आ जाते हैं और वो काफी इमोशनल भी हो जाता है। और अब इतना सब होने के बाद शीनो को रियलाइज हो गया था कि वो शेडो असल में उसके फीलिंग के साथ खेलना चाहता था। अब इसके बाद ये दोनों साथ में घर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें मालूम पड़ता है कि कैसे कुछ लोग चर्च से यहाँ आए थे ताकि वो शीनो को अपने साथ ले जा सके, मगर वो उसे यहाँ पर मिला ही नहीं था, इसीलिए वो वापस चले गए। यहाँ पर शीनो और सोसुके को समझ आ गया था कि ठीक पिछली बार की तरह अगर चर्च वाले को शीनो नहीं मिलता है तब वो उनकी बहन हामाजी को किडनैप कर लेंगे। वहीं पर दूसरी ओर हम हामाजी को देखते हैं जो पहले से चर्च के हेडक्वार्टर में लाई जा चुकी है। अब यहाँ पर हैरानी की बात यह थी कि हामाजी के चर्च में होने वाली बात शीनो और सोसुके को मालूम पड़ चुकी थी और इसीलिए वो अगले ही पल वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद शीनो देखता है कि कैसे चर्च के चारों तरफ बैरियर्स लगा हुआ था, तो इसीलिए फिर शीनो कारासुमे का इस्तेमाल करके उस बैरियर को तोड़ देता है और वो उसी के साथ अंदर आ जाता है। इधर दूसरी ओर बैरियर टूटने की वजह से शीनो के आने की खबर हामाजी को मालूम पड़ जाती है और यहाँ इसी के साथ उसे यह भी मालूम पड़ा कि कैसे चर्च में लिलित नाम की एक डिवाइन गर्ल थी जो कि चर्च में घुसने वाले लोगों को सबक सिखाने का काम किया करती थी। वहीं दूसरी ओर शीनो अब चर्च में घुस चुका था और यहाँ उसकी लिलित से टक्कर हो जाती है, पर यहाँ पर हम देखते हैं कि शीनो कैसे भी करके खुद को लिलित के कब्जे से बाहर निकालने में कामयाब भी हो जाता है और उसके बाद वो यहाँ से बचते बचाते सीधे सातोमी से टकरा जाता है। अब इधर सातोमी तो इस बात से हैरान था कि आखिर कैसे शीनो ने खुद को लिलित से बिना चोट खाए ही बचा लिया था और ये सच में काफी बड़ी बात थी। फिर इसके कुछ देर बाद लिलित सातोमी के पास आ जाती है जहाँ वो उससे यह जानने की कोशिश करती है कि क्या उसने किसी बच्चे को देखा है, पर यहाँ सातोमी इससे साफ इनकार कर देता है और उसे रिवील कर देता है कि कैसे उसने किसी भी बच्चे को नहीं देखा है। फिर इस तरह लिलित यहाँ से निकल जाती है और तभी हमें मालूम पड़ता है कि कैसे सातोमी ने शीनो को अपने पास छुपा के रखा हुआ था। खैर फिर इसी के साथ शीनो अब हामाजी को यहाँ से ले जाने में कामयाब हो जाता है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और फिर हम रात का समय देखते हैं जहाँ पर वो सभी लोग साथ मिलकर सभी सोल बॉल को गिन रहे होते हैं, मगर यहाँ पर शीनो देखता है कि कैसे उसने अपने दोनों बॉल को खो दिया है और तभी उसे रियलाइज होता है कि जब लास्ट टाइम शेडो ने उसे गले लगाया था तो उसी वक्त उसने उसके सोल बॉल को चुरा लिया होगा। और इसी चोरी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों एनिमे लवर ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है।